तो सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज हम इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं जहां पे हमने बहुत ही बेसिक बेसिक बातों के ऊपर चर्चा की। आज की इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की इस लेक्चर में सिर्फ एक ही पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज डायनामिक्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन, जहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का टारगेट यही है, तो लेक्चर छोटा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों को जरूर फायदा होगा। तो देखना बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो आप लोग यहाँ पे अलग अलग डायग्राम देख सकते हो। एक अ, लड़की दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि एक ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग द स्ट्रिंग गोल गोल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रही है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मेरा रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। हम ऑब्जर्वेशन यहाँ से सेंटर से करने की कोशिश कर रहे हैं, तब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, या फिर हम उसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमने देखा है जो रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, उसकी वैल्यू है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आर। तो दिस इज द वैल्यू। अब देखना है, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है एक फोर्स की वजह से आ रहा है जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ लेना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। जो मुझे यहाँ पे सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन मिल रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ना फोर्स, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, force providing centripetal acceleration, force providing सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसे ही कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो कुछ चीजें यहाँ पे फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीपेटल फोर्स, ये जो है ना बेटा, इट्स नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। ये चीज समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। ये नया टाइप का फोर्स नहीं है। तो ये क्या है बेटा? तो ये जितने भी रियल फोर्सेस है ना, समेशन ऑफ रियल फोर्सेस, मैं रियल फोर्सेस को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद ये फोर्स जो मेरा सेंटर की तरफ रहेगा उसे ही कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज याद रखना, ये मेरा किसी कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। ये क्या है? तो एक रियल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ काम कर रहा है, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ, अगर मैं सारे रियल फोर्स के एडिशन करके जो रिजल्टेंट फोर्स ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक कार दिखाई दे रही है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। फिर से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे सेंटर से करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वर मेरा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और ये सारी चीजें यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है। तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? एक रिजल्टेंट फोर्स है जो कि सारे रियल फोर्सेस का समेशन है, और वो उसे टुवर्ड्स द सेंटर आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। ये है अपना राइट। तो राइट में भी अगर देखा जाए, तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन को अगर हम सर्कल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो आप लोग देख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, सन के अराउंड रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब देखना, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस पर्टिकुलर केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, इस केस में कौन प्रोवाइड करने वाला है? तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, यही फोर्स मेरा बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ये रियल फोर्स है। इस एग्जाम्पल में देखना, यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग,
टेंशन इन द स्ट्रिंग ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक अगर है तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो रहा है मेरा फ्रिक्शन फोर्स के साथ। सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो ये रियल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो ये रियल फोर्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, तो ये रियल फोर्स है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन क्या है, तो ये सेंट्रीपिटल सॉरी रियल फोर्सेस है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, तो समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस is called as a resultant force and that resultant force is called as a centripetal force। सिंपल तरीका है, समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर मैं इसे ही लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये होता है मेरा फोर्स। हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करता हूं तब ऑब्जर्वेशन कहां से होगा, तो ऑब्जर्वेशन सेंटर से होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम सेंटर। ऑब्जर्वेशन अपना सेंटर से रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो एग्जांपल। जब हम यहाँ पे टर्न लेने की कोशिश करते तो देखना, अगर मैं इस साइड टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करते देखो, अगर मैं इस साइड टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो कि इस साइड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखना, अगर हम इसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे एक आउटवर्ड पुल महसूस करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आउटवर्ड पुल महसूस कर रहे हैं। तो ये जो चीज होती है ना, इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान के चलना कि आप मेरी गो राउंड में बैठे हो, ठीक है? मान के चलना कि हम यहाँ पे मेरी गो राउंड में बैठे हैं। अब इसमें दो चीजें होती है। जब मेरी गो राउंड का स्पीड बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इज इंक्रीजिंग, और उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर चर्चा करेंगे। देखना, जब उसका स्पीड यूनिफॉर्म होता है और मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आंख बंद कर देना, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आंख बंद करते हो तो आपको क्या लगता है, वहां पे आप क्या महसूस करते हो? क्या आप सर्कुलर मोशन में चल रहे इस तरह से महसूस होता है क्या, या फिर आप लोगों को ये महसूस होता है कि आपको रेस्ट पे हो? तो इसका आंसर बेटा रहेगा कि आप लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हो कि यू आर एट रेस्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखना, रेस्ट पे हो मतलब जब आपने आंख बंद किया था तब आपको लग रहा है कि आप रेस्ट पे हो। तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर मैं देने की कोशिश करूं तो हमने यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स कंसीडर किया है of equal magnitude and away from the center, away from center। समझ लेना, हमने यहाँ पे क्या किया, चलो ये रिजल्टेंट वाला वर्ड हटा देते हैं, सिंपली एक फोर्स कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फोर्स कंसीडर किया है जो कि मैग्नीट्यूड इक्वल है और सेंटर से अवे है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स मेरा यहाँ पे जीरो बन रहा है। नेट फोर्स कितना बनेगा, जीरो। सर नेट फोर्स कैसे जीरो? अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, हमने यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स कंसीडर किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नेट फोर्स जीरो महसूस कर पा रहा हूँ, और उसी की वजह से मैं खुद को यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में पा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, जब मेरी गो राउंड का स्पीड स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है तब हम यहाँ पे आउटवर्ड पुल महसूस कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या महसूस कर सकते हैं, आउटवर्ड पुल महसूस कर सकते हैं। ये किसके वजह से हो रहा है, ये हमने जो फोर्स कंसीडर किया है ना, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द ऑल रियल फोर्सेस। ये फोर्स रियल फोर्सेस से, जितने भी रियल फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे हैं ना, उस फोर्सेस से हमने ये जो कंसीडर किया है फोर्स, ये फोर्स मेरा ज्यादा है, जिसके वजह से मैं उसमें आउटवर्ड पुल महसूस कर पा रहा हूँ।
और यही फोर्स होता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही फोर्स होता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो एक सूडो फोर्स है। ठीक है, सूडो फोर्स या फिर हम इसे कहेंगे नॉन रियल फोर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन रियल एंड इमेजिनरी। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, नॉट इमेजिनरी। देखो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी नहीं है, ये एक सिर्फ सूडो फोर्स या फिर हम उसे कह सकते हैं नॉन रियल फोर्स है। ओके, अब देखना जैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड में चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मेरी गो राउंड, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस इज द रिजल्टेंट या फिर एग्जैक्टली बैलेंस इज द ऑल रियल फोर्सेस, जिसके वजह से मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। और हम यहाँ पे कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। ओके, समझ में आ रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है, तो ये सूडो फोर्स रहेगा या फिर हम इसे कहेंगे नेट सूडो फोर्स। सूडो फोर्स बोल सकते हो या फिर नेट सूडो फोर्स, लेकिन हम इसे इमेजिनरी फोर्स नहीं कह सकते हैं, एक चीज याद रखना। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर एडिशन करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर दूं ना, तो इन दोनों का एडिशन मुझे जीरो मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अगर मैं सेंटर से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेटा वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अगर मैं सेंटर से बाहर बाहर या फिर उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन पे जाके उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब मुझे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देता है। एक चीज याद रखना, सेंट्रीपेटल फोर्स रहे या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहे, इन दोनों की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेंगे। इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अलग होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होता है। डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा। ये डायरेक्शन डिफरेंट क्यों, तो हम यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटा, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अगर सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको सेंटर से दिखाई देगा सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर आप सर्कुलर मोशन उसी पाथ से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को दिखाई देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड आपको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल थिंग, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर, और ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। देखना, अब हम कुछ यहाँ पे फटाफट न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अपना यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। A ball of mass 0.1 kg whirled in a horizontal circle of radius 1 meter by means of a string at an initial speed of 10 rpm. Keeping the radius constant, the tension in the string is reduced to 1/4 to its initial value, then the new speed. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है होरिजेंटल सर्कल, एक स्ट्रिंग ली है। डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना। कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे हमने एक बॉल लगा दिया है और हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका मास कितना है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो mg, या फिर इसके ऊपर वेट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग रहेगा मेरा टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, रेडियस दिया है मुझे 1 मीटर और मुझे ओमेगा 1 या फिर n1 दिया गया है यहाँ पे। n1 इज इक्वल्स टू 10 आरपीएफ। तो मैं इसे आरपीएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 1/6 आरपीएस। तो यहाँ से मैं ओमेगा 1 निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू 2πn। ये मुझे मिल जाएगा 2π इंटू 1/6, तो आंसर आ जाएगा π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हुआ मेरा ओमेगा 1। लेकिन ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में हमें यहाँ पे आरपीएम में आंसर पूछा है, मतलब मुझे n2 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट रखा है और टेंशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है।
तो हमें न्यू स्पीड पूछी गई है। तो देखना बेटा, ये जो टेंशन इन द स्प्रिंग है ना, ये टेंशन इन द स्प्रिंग इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। टेंशन इन द स्प्रिंग इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब देखना, टेंशन सॉरी मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा स्क्वायर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, टेंशन को हमने रिड्यूस किया है 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब T2 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ T1। ये मुझे मिला है, मुझे N2 की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 डिवाइडेड बाय T1 विच इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय N1 होल स्क्वायर। तो T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 1/4 टाइम्स ऑफ T1। N2 मुझे निकालना है, N1 है मेरे पास 10 आरपीएम, तो हम आरपीएम में ही आंसर ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये T1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूँ, जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हाफ विच इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय 10। तो N2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 10/2। आंसर इज गोइंग टू बी द 5 आरपीएम। तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज 5 आरपीएम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A stone of mass 1 kg tied to the end of the string of length 1 meter, which is whirled in a horizontal circle with a uniform angular velocity of 2 radian per second. Then the tension in the string. तो अगेन देखना, ये क्या है, होरिजेंटल सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है सेंट्रीपेटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स को देखना, टेंशन इन द स्प्रिंग विल बैलेंस द सेंट्रीपेटल फोर्स। टेंशन इन द स्प्रिंग विल बैलेंस द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मास कितना दिया है, तो मास दिया गया है 1 kg। एंगुलर वेलोसिटी दी गई है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 2 का पावर 2। और लेंथ कितना है, लेंथ इज 1 मीटर, मतलब लेंथ जो है ये रेडियस बनेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है। तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 4 न्यूटन। बहुत ही इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, a cord can bear a maximum force of 100 Newton without breaking. A body of mass 1 kg tied to one end of the cord of length 1 meter, which is revolved in a horizontal plane. What is the maximum linear speed of the body so that the cord does not break? ठीक है, कॉर्ड मैक्सिमम कितना फोर्स बियर कर सकता है। मैक्सिमम फोर्स जो कॉर्ड यहाँ पे बियर कर सकता है, मतलब ले सकता है, वो दिया गया है 100 न्यूटन। तो दैट मीन्स मुझे टेंशन, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन। मास दिया गया है 1 kg। लेंथ मतलब रेडियस दिया गया है 1 मीटर। हम इसे ओरिजेंटल सर्कल में चला रहे हैं और मुझे यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम लीनियर स्पीड। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंसेस विद द सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ये मुझे मिल जाएगा mv² मैक्स डिवाइडेड बाय आर। तो टी मैक्स की वैल्यू है 100, मास है मेरे पास 1 kg, मुझे v² मैक्स निकालना है, रेडियस है 1 मीटर। तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें नहीं दिया गया था टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, हमें दिया था कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विदाउट ब्रेकिंग। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन ले लिया और यहाँ से मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो अपना आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is rotated steadily in a horizontal circle with a period t by a string of length L. If the tension in the string is kept constant and L increases by, तो हमने लेंथ को कितना बढ़ाया बेटा, इंक्रीजेस बाय 1%। ये समझ लेना, अगर पहले 100 सेंटीमीटर था या फिर 100 मीटर था, अब मैंने 1% बढ़ा दिया है, तो फाइनल कितना हो रहा है मेरे पास, तो वो बन जाएगा 101। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे L2 की वैल्यू दी गई है, L2 इज इक्वल्स टू
1% ग्रेटर है ना, तो ये रहेगा L1 प्लस 1% ऑफ L1। इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू L1। टेंशन कांस्टेंट है, तो चेंज इन टाइम पीरियड पूछा गया है, तो फिर से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो टेंशन कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज कर रहे हैं मतलब रेडियस। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें क्या है मेरी कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, तो मुझे यहाँ से मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो हमें पूछा है परसेंटेज चेंज इन टाइम। तो देखो ये मैं लिख सकता हूँ T2 डिवाइडेड बाई T1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1। अब देखना R2 और R1 क्या है, तो ये लेंथ है, मतलब ये रेडियस बनेंगे मेरे, तो मैं R2 को L2 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, R1 को मैं L1 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मुझे मिल जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L1। L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 101 डिवाइडेड बाय 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मुझे चेंज निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से दिखता है, अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज करने की कोशिश करता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर या फिर अपने रेगुलर मेथड से भी कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज कर T2 बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 बाय R1, ये चीज है। या फिर T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज करूँ, ये आ जाएगा डेल्टा T बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा R डिवाइडेड बाय R। यहाँ से भी मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे परसेंटेज चेंज पूछा, मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज, तो मतलब ये आ जाएगा डेल्टा T बाई टी विच इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा R बाय R। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ब्रैकेट R1। R2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है L2। R1 कितना है, L1। तो ये मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह। L2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू L1 माइनस L1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस L1। अब लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 200। 1 डिवाइडेड बाई 200, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 200 आर। अब मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब मुझे मिल जाएगा डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 0.5। आंसर कितना मिलेगा, 0.5%। अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये हुआ अपना डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, तो स्क्वायर रूट चाहिए किसका, 1.01 का स्क्वायर रूट चाहिए। 1.01 का मुझे चाहिए स्क्वायर रूट, तो मुझे मिलेगा 1.0049। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा T2 बाई T1 इक्वल्स टू 1.0049। ठीक है, तो चेंज निकालना है, चेंज निकालना है मतलब T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 करना है, तो यहाँ से 1 माइनस करना पड़ेगा। ये मुझे मिल जाएगा 0.0049। ये मुझे मिला डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T1। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आप लोगों को एक्जैक्टली आंसर मिल जाएगा 0.49%, या फिर अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 0.5%। ये परसेंटेज वाला कैलकुलेशन आप लोग अच्छी तरह से करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे मार्क्स जा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ मास, speed and radius of a rotation of a body, rotating body, moving in a circular path, all are increased by 50%, then the necessary force required to maintain the body moving in the circular path will have to increase by। तो कितने से मुझे फोर्स यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा,
क्या क्या दिया है, मास दिया है, स्पीड दिया है, रेडियस दिया। हमने क्या किया है, इंक्रीज बाय 50%। इन शॉर्ट m2 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ m1, v2 is equals to 1.5 times of v1 and r2 is equals to 1.5 times of r1 दिया। तो फोर्स का एक्सप्रेशन मेरे पास है mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1 V2 डिवाइडेड बाय V1 होल स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1। वैल्यूज रख सकते हैं, M2 रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ M1, V2 रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ V1 और R2 रहेगा मेरे पास 1.5 टाइम्स ऑफ R1। कैंसल आउट हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तो ये मुझे मिल जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड विथ 2.25। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड विथ 2.25 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5.0625। 5.0625। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, कितने परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे पूछा गया। तो देखते हैं कहीं पे हम कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेट्स सी वन सेकेंड, फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। तो देखना, हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है। ये जो पार्ट है ये हमने गलत लिखा है। एक्चुअल में ये हमने गलत लिया है। ये कितना आना चाहिए था, मेरा R1/R2 आना चाहिए था। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पूरा का पूरा अपना गलत हुआ है। हम यहाँ पे फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल्स टू M2 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाइड विथ V2 डिवाइडेड बाय V1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R1 डिवाइडेड बाय R2। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। M2 की वैल्यू है 1.5 टाइम्स ऑफ M1, V2 की वैल्यू है 1.5 टाइम्स ऑफ V2 सॉरी V1 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू है 1.5 टाइम्स ऑफ R। तो हम लोग देख सकते हैं कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मिलने वाला है 2.25%। कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, 2.25% मिलने वाला है। समझ लेना यहाँ पे अच्छी तरह से। चल, तो मुझे F2/F1 मिला है, लेकिन मुझे क्या पूछा है यहाँ पे, नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विल हैव टू बी इंक्रीज बाय। तो कितने से बढ़ाना है ये पूछा है। तो एक्चुअल में परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल्स टू 2.25 है। अगर मैं इसे इस तरह से कर दूं, दोनों तरफ एक एक माइनस कर दूं, तो देखना ये कितना आ जाएगा, 2.25 माइनस 1। तो ये आ जाएगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय F1 विच इज इक्वल्स टू 1.25। व्हाट इज F2 माइनस F1, तो ये चेंज रहेगा, डेल्टा F डिवाइडेड बाय F1 विच इज इक्वल्स टू 1.25। दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा। परसेंटेज आ जाएगा मेरे पास 125%। तो मतलब हमें कितने से बढ़ाना पड़ेगा फोर्स, मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे 125%। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। तो देखो बेटा, ये था आज का अपना सेशन। ये बहुत ही छोटा प्यारा सुंदर सा सेशन है जहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने की कोशिश की है। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। अगर आप सेंटर से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा। अगर आप सर्कुलर पाथ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई देगा, जो कि आप लोगों को आउटवर्ड पुल कर रहा होगा। अब दोनों चीजें क्या है, तो ये नए टाइप के फोर्स नहीं है, ये समेशन ऑफ रियल फोर्सेस होते हैं। का डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन और रियल फोर्सेस का डायरेक्शन दोनों का सेम होता है या फिर बैलेंस करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रियल फोर्सेस का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहे।
दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज mv²/r या फिर m⍵² इंटू r। ठीक है, तो ये था बेटा आज का अपना सेशन। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।